नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम देश दिन भर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। तो अगले आधे घंटे में हम आपको देश, दुनिया, खेल, मनोरंजन का हाल बताएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। और ये बड़ी खबर गुड़गांव से है, जहां पर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां जज के बेटे और पत्नी को गोली मार दी गई है। जज के गनमैन पर गोली मारने का शक है। गोली मारने के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक धमकी भरा ईमेल सीधे दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा गया। एक लाइन के इस मेल में नवंबर 2019 का जिक्र किया गया है। पुलिस का ये कहना है कि ये मेल असम के किसी जिले से भेजा गया। मेल मिलने के बाद भी पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। इससे पहले भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच में भी पीएम मोदी के खिलाफ जानलेवा साजिश के खुलासे हुए थे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी नक्सली साजिश का खुलासा हुआ है। बड़ी तादाद में नक्सली गड़बड़ी की साजिश रच रहे। वो चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की साजिश रच रहे। इसके लिए नक्सलियों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। दरअसल भीमा कोरेगांव के आरोपियों पर पुलिसिया कार्रवाई से नक्सली भड़के हुए हैं और बदला लेने के लिए इस साजिश को रच रहे हैं। पूरे मामले में सीआरपीएफ के डीजी का क्या कहना है, वो भी सुनिए। बातचीत करने के लिए सीआरपीएफ के डीजी राजीव राय भटनागर साहब हैं। भटनागर साहब, जिस तरह से खुफिया एजेंसियों के पास लगातार इस तरह की जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में नक्सली बड़ा हमला कर सकते हैं, इसको लेकर सीआरपीएफ की क्या तैयारी? जो इनपुट्स आ रहे हैं उसको देखते हुए और इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शंस हैं फोर्स डिप्लॉयमेंट के, उन सबको मिलके राज्य पुलिस के साथ, राज्य प्रशासन के साथ जो है वो डिप्लॉयमेंट प्लान बना लिया गया है। तो फोर्सेस का इंडक्शन शुरू हो गया है और व्यवस्थाएं की जाएंगी। खासतौर पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इस तरह की खबरें हैं कि नेताओं पर, बड़े नेताओं पर हमले किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सीआरपीएफ इससे किस तरह से चुनाव? जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव के बीच एनकाउंटर की खबर भी सामने आई। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। हिजबुल कमांडर मन्नान वानी को ढेर करने के 2 दिन बाद सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी मिली है। पुलवामा में एनकाउंटर में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया गया है, जबकि दूसरे इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। हालांकि मौके का फायदा उठाकर एक आतंकी भागने में कामयाब रहा। राफेल डील को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर होती जा रही है और इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एचएएल कर्मियों के साथ मुलाकात की। राहुल ने मोदी से सवाल पूछा, कहा पीएम बताएं एचएएल का कॉन्ट्रैक्ट चीन का अनिल अंबानी को क्यों दिया गया। दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। हरियाणा, पंजाब में सख्ती के बावजूद किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं। बहुत जल्द देश की राजधानी दिल्ली धुआं होने वाली है। दरअसल पंजाब, हरियाणा के किसान नाराज हैं और सरकार की रोक के बावजूद खेतों में पराली जलाकर अपना विरोध जता रहे हैं। किसानों की मांग है कि अगर उन्हें प्रति एकड़ या प्रति क्विंटल के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलता तो वो पराली जलाना जारी रखेंगे। पंजाब के 3 अलग अलग शहरों में किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें, सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना भी लगाया है, लेकिन किसानों पर इसका असर नहीं दिख रहा। हालांकि पंजाब और हरियाणा सरकार ने इसे लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन किसानों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। अक्टूबर 2017 में पंजाब सरकार ने 1021 लोगों के खिलाफ पराली जलाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पराली जलाने से होने वाली प्रदूषण की समस्या के लिए पंजाब, हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र को जिम्मेदार बताया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के पराली जलाने का मुद्दा बार बार उठाए जाने के बावजूद केंद्र सरकार, हरियाणा और पंजाब सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोर्सेस के हवाले से खबर, आयकर विभाग ने गहलोत के घर छापा मारा, 100 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का पता लगाया। साथ ही विदेशी प्रॉपर्टीज और शेल कंपनीज के नाम पर हेराफेरी का भी खुलासा हुआ। मामले में गहलोत के साथ उनके सहयोगी का भी नाम सामने आ रहा है। मी टू कैंपेन के तहत आलोकनाथ के ऊपर जो आरोप लगे थे, आरोप लगाने वाली विंता नंदा को मानहानि का नोटिस आलोकनाथ ने भेजा। विंता नंदा की ओर से लगाए गए आरोपों के खिलाफ एक्टर आलोकनाथ कोर्ट पहुंच गए हैं। आलोकनाथ ने विंता नंदा को मानहानि का नोटिस भेजा है। मशहूर धारावाहिक तारा की लेखिका विंता नंदा ने टेलीविजन के सबसे संस्कारी व्यक्ति के तौर पर पहचान रखने वाले एक्टर आलोकनाथ पर 19 साल पहले रेप का आरोप लगाया था।
राइटर प्रोड्यूसर विंता नंदा ने 8 तारीख की रात फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने साथ कथित तौर पर यौन शोषण की विस्तार से जानकारी दी थी। हालांकि विंता ने पोस्ट में आलोक का नाम नहीं लिखा था। वहीं यौन शोषण मामले में फंसे केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, महज आरोप लगाने से सच या गलत का पता चलना मुश्किल है। सच्चाई तब सामने आती है जब मामले को लेकर विस्तृत जांच कराई जाए। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। रामदयाल उइके ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस नेता और पलिताना खार से विधायक और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके बीजेपी में शामिल हो गए। उइके ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की मौजूदगी में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। रामदयाल उइके चौथी बार छत्तीसगढ़ विधानसभा पहुंचे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता रहे अजीत जोगी ने उइके को बीजेपी से कांग्रेस में शामिल कराया था, लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले एक बार फिर उइके ने अपनी पुरानी पार्टी की तरफ रुख कर लिया है। दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में एक युवक ने एसएचओ पर परेशान करते हुए आरोप लगाया और खुदकुशी कर ली। तस्वीरें दिल्ली के कोटला मुबारकपुर की हैं। मौत से पहले पीड़ित शख्स ने दीवार पर कोटला मुबारकपुर के एसएचओ का नाम लिखा और फांसी लगा ली। मृतक सुदीप के घर वालों का आरोप है कि एसएचओ आए दिन परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता था, उसे परेशान करता था। ये भी बताया कि मृतक सुदीप के खिलाफ लूट का कोई मामला दर्ज हुआ था, वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़ित का परिवार पीजी चलाता है। आए दिन एसएचओ उसके घर धमकता था और उसे परेशान करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दिल्ली में दिल दहला देने वाली एक और वारदात। बैंक लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कैशियर की गोली मारकर हत्या कर दी। बैंक लूट की ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका में छावला इलाके की हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे धारदार हथियार से लैस 4 नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर घुसते हैं। तब बैंक के मैनेजर, कई कर्मचारी और ग्राहक भी मौजूद थे। अंदर दाखिल होते ही बदमाशों ने लूट मचानी शुरू कर दी। लूट के दौरान कैशियर ने जब उन्हें पैसे देने में आनाकानी की तो उन्होंने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, बदमाशों ने गार्ड से बंदूक छीनकर उसे भी घायल कर दिया। लूटी गई रकम 3 लाख से 10 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। लूट के बाद पुलिस कई एंगल से इस मामले की छानबीन में जुटी है। बिहार में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल देर रात बिहार के खगड़िया में पुलिस वालों की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाशों की गोली लगने से एक दारोगा शहीद हुआ। मुठभेड़ में कई पुलिस वाले घायल हुए। हालांकि मरने से पहले दारोगा आशीष कुमार सिंह ने 2 बदमाशों को मौत के घाट उतार दिया। राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कार और डंपर की भिड़ंत में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 टीचर, 3 बच्चे शामिल हैं। यह हादसा तब हुआ जब बच्चे पिकनिक मनाने जा रहे थे। और देश दिन भर में फिलहाल वक्त एक छोटा